चलो बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं जो हमने Q और Kc के बारे में डिस्कशन किया। ठीक है, उस पे हम लोग सवाल देखते हैं। हमने ये देखा अभी तक कि भाई Q और Kc से कैसे हमारे अभिक्रिया की दिशा को हम पता लगा सकते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है बच्चों, यदि Q का मान 50 है। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, Q का मान कितना दे दिया उसने हमें, 50 दे दिया, तथा K का मान 10 है, तो अभिक्रिया की दिशा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, K का मान, Q का मान K से क्या है बच्चों, ज्यादा है, और हमें पता है Q हो चाहे K हो, वो होता क्या है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो Q का मान K से ज्यादा होने की वजह से हमें पहुंचना तो अंततः कहाँ है बच्चों, साम्य पर, क्योंकि किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया की सबसे स्थायी अवस्था जो होती है वो क्या होती है, साम्य ही होती है। तो हमें Q के मान को क्या करना पड़ेगा बच्चों, घटाना पड़ेगा। तो Q के मान को घटाने के लिए प्रोडक्ट की सांद्रता घटानी पड़ेगी और रिएक्टेंट की सांद्रता क्या करनी पड़ेगी बच्चों, बढ़ानी पड़ेगी। यानी जो हमारी अभिक्रिया की दिशा होगी वो कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्च दिशा हो जाएगी। ठीक है, सिंपल सा यही लॉजिक है इसके अंदर। कंसेप्ट वाइज ध्यान रखो, बहुत ही सिंपल, डायरेक्शन हमें डायरेक्टली पता चल जाती है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, यदि Q बाय K बराबर 10 है तो अभिक्रिया की दिशा बताइए। मान लीजिए आपके Q बाय K बराबर क्या है बच्चों, 10 है। इससे क्या पता लग रहा है, थोड़ा सा मैथ्स का इस्तेमाल करो तो इससे आपको ये आइडिया लगेगा। Q का मान क्या है बच्चों, K से ज्यादा है। K का मान 1 मान लो तो ये 10 आ जाएगा। अगर मान लो ये 20 है और ये 2 है तो भी 10 आएगा। यानी Q का मान K से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, यानी ऊपर वाला ही केस हो गया। यानी इसमें भी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा की डायरेक्शन हो जाएगी। आ रही है ना बात समझ में। तो कंपैरिजन करना है अपने को। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, A इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2B प्लस C। A जो है वो B और C के साथ क्या है, साम्य में है। Kc बराबर 10⁻² है। यदि किसी साम्य पर, चलो पहले तो यहां तक देखते हैं, A इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2B प्लस C। इसमें जो Kc का मान दिया हुआ है, इन्होंने कितना दिया हुआ है, 10⁻² दिया हुआ है। आगे बोला यदि किसी समय पर, किसी भी समय पर यानी साम्य पर नहीं, उसके अलावा किसी भी समय पर, साम्य पर तो Kc दे रखा है उसने, A, B और C की ये कंसंट्रेशन सांद्रताएं दी हुई है, तो आपको दिशा ज्ञात करनी है। तो मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, Qc ज्ञात कर लेता हूं। Qc का फॉर्मूला तो वैसा ही होगा जैसा हमारा Kc का होगा। तो B की पावर 2 इंटू C अपॉन A की सांद्रता, ये हमारा क्या हो गया, Qc हो गया। वैल्यूज पुट करते हैं। B की 10⁻² है तो ये हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर इंटू C 10⁻⁻1 अपॉन AB हो जाएगा 10⁻⁻1। तो 10⁻⁻1 से 10⁻⁻1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 10⁻⁴। अब जरा कंपैरिजन करते हैं। तो कंपैरिजन करने से आप लोग देखोगे Qc का मान क्या है, Kc से कम आएगा। तो Qc का मान अगर Kc से कम आएगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के हिसाब से अगर मैं लॉजिक लगाता हूं तो मेरे Qc के मान को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर Qc का मान बढ़ाना है यानी प्रोडक्ट की सांद्रता क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, और रिएक्टेंट की सांद्रता क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी। और ऐसा कब होगा, जब हमारी रासायनिक अभिक्रिया कौन सी दिशा में होना शुरू हो जाए, अग्र दिशा में होना शुरू हो जाए। ठीक है बच्चों, तो इसकी दिशा का आंसर जो इसने हमसे पूछा है वो क्या हो जाएगा, अग्र दिशा में। समझ रहे हो ना। तो Qc और Kc को कंपैरिजन करके हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है बच्चों, निम्न अभिक्रिया को उनके अग्र दिशा में होने के क्रम में जमाइए। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत अलग अलग तरीके से आ सकता है कि उत्पाद का स्थायित्व किसमें ज्यादा होगा, इन तरीकों से। तो देखो, K का मान जितना ज्यादा होगा, अभिक्रिया हमारी उतनी ही ज्यादा क्या रही होगी, अग्र दिशा में रही होगी, यानी वो लगभग पूर्ण होने की दिशा की तरफ बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा K का मान चौथे ऑप्शन के लिए है, यानी ये अभिक्रिया सबसे ज्यादा अग्र दिशा में हुई है, यानी सबसे ज्यादा तो कौन सी हो जाएगी, चौथी हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें तो इससे कम वैल्यू कौन सी है बच्चों, सेकंड वाली है।
ये हो गया। उससे कम वैल्यू कौन सी है? फर्स्ट वाली है। और सबसे कम वैल्यू कौन सी है? हमारी थर्ड वाली है। यानी सबसे ज्यादा अग्र दिशा में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हुई है? चौथी। यानी कि अगर तुमसे इन चारों में कोई बोल दे और बोले कि सबसे जल्दी कंप्लीशन की तरफ कौन सी अभिक्रिया जाएगी, पूर्ण होने की तरफ कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जाएगी, तो उसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौथा। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो H2O बनेगा वो सबसे तेजी से फॉर्मेशन हमारा होगा। ठीक है, चलो बच्चों अभी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्थायी होगा? तो ऑक्साइड किधर की तरफ है बच्चों? अभिकर्मक की तरफ है। तो जो अभिक्रिया ज्यादा अग्र दिशा में ना हुई हो उसके अंदर क्या हो गया? हमारा ऑक्साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो देखो ये और ये दोनों अभिक्रियाओं में के मान दिए हुए हैं। इसके लिए के का मान क्या है? हमारा ज्यादा है, यानी ये अभिक्रिया ज्यादा अग्र दिशा में हुई होगी। अगर ये अभिक्रिया ज्यादा अग्र दिशा में हुई होगी इसका मतलब XO2 का स्थायित्व कम होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? जो X2O5 ऑक्साइड है वो क्या होगा? हमारा ज्यादा स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। ठीक है, क्या किया हमने? हमसे पूछा था कि भाई कौन सा ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमने ये देख लिया कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा अग्र दिशा में हो रही है। जो भी रासायनिक अभिक्रिया ज्यादा अग्र दिशा में होगी उसके लिए उत्पाद ज्यादा स्टेबल होगा, रिएक्टेंट हमारा ज्यादा स्टेबल नहीं होने वाला है। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों? X2O5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने पॉइंट समझे थे कि भाई एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है साम्य की। तो एप्लीकेशन में हमने क्या देखा बच्चों? हमने ये देखा सबसे पहले कि भाई रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा हमने डायरेक्शन निकालनी चाहिए कि भाई अभिक्रिया पूर्णता की तरफ जा रही है कि पहले ही उसमें इक्विलिब्रियम आ गया, और अगर पहले आ गया तो कितना पहले आ गया। तो हमने देखा के का मान जितना कम होगा उतनी ही जल्दी क्या होगा? हमारा साम्य वहां पर आ चुका होगा, यानी रिएक्शन जस्ट होने ही वाली होगी, उससे पहले क्या रहा होगा? वहां पे साम्य आ गया होगा। और तीसरा हमने क्यूसी और केसी के कंपैरिजन से ये देखा कि भाई किसी पर्टिकुलर समय में हमने क्यूसी निकाल लिया, फिर उसको केसी से कंपेयर किया और अब देखा कि वो अभिक्रिया जो है वो अग्र दिशा में बढ़ेगी कि पश्च दिशा में बढ़ेगी कि किधर को भी नहीं जाएगी, है ना। केसी और क्यूसी के कंपैरिजन से हो गया। चलो बच्चों ये तो कहानी थी एप्लीकेशन ऑफ केसी की। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ केसी के बाद अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, ली चैटेलियर प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको ले चैटेलियर प्रिंसिपल। तो है तो अंग्रेज साइंटिस्ट, लेकिन उसका नाम क्या है बच्चों? चेंज हो जाता है हिंदी में आके। तो ली चैटेलियर। ठीक है, ली चैटेलियर की अगर बात करी जाए तो ये साइंटिस्ट था, इसने साम्य पर रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर काफी वर्कआउट किया और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए अलग अलग कंडीशंस अप्लाई करके। बाद में इसने एक कंक्लूजन निकाला। क्या कंक्लूजन निकाला? इसने क्या बोला कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया साम्य पर है, ठीक है, कोई उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया है, बंद पात्र में हो रही है, उसमें साम्य आ गया, अब तुम किसी एक्सटर्नल फैक्टर में चेंज कर रहे हो। कौन कौन से एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं? अभिकर्मक या उत्पाद की सांद्रताओं में, पात्र के आयतन में, तापमान में, प्रेशर में, कोई इनर्ट गैस, अक्रिय गैस अगर मिला रहे हो, तो ये 5 कुछ फैक्टर्स हैं। इनमें से अगर किसी भी एक फैक्टर में आप चेंजेस कर रहे हो, यानी कि मान लो ये इक्विलिब्रियम में कोई रिएक्शन है इस रूम में, अब तुमने क्या किया? और ज्यादा रिएक्टेंट मिला दिया या प्रोडक्ट निकाल दिया या कंटेनर का आयतन घटा दिया या कंटेनर का आयतन क्या किया? बढ़ा दिया, समझ रहे हो, या हीलियम गैस मिला दिया, ऐसा कोई चेंज कर रहे हो, तो क्या होगा? जो हमारा साम्य है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया जो है वो अपने आप को कुछ इस तरीके से चेंज करेगी कि वो दोबारा से उसी साम्य पर पहुंच सके। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कोई भी आपका क्या है बच्चों, इस तरीके से साम्य में कोई चीज अटकी हुई है, ठीक है, अब आपने क्या किया? इसमें छेड़ा, तो भाई छेड़ा तो ये क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा।
और थोड़ी देर के बाद ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, इस तरीके से धीरे 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 करता हुआ क्या हो जाएगा, दोबारा से साम्य में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? मान लो कोई बॉल रखी हुई है ग्राउंड लेवल पर, तो उसमें स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी। अब तुम उसमें छेड़छाड़ करने गई, भाई छेड़छाड़ करने की आदत है हमारी, तो हमने बॉल को उठा लिया। अब दूसरी मंजिल पे लेके गया मैं बॉल को, वहां से मैंने जमीन पे दोबारा से छोड़ दिया, वो बॉल आएगी टप्पा खा के फिर इस तरीके से 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 करती 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 कुछ समय के बाद में वो दोबारा से कहां चली जाएगी, ग्राउंड पे जाके टिक जाएगी। क्यों? क्योंकि ग्राउंड पे जब तक वो टिकी हुई थी उसमें स्थिति ऊर्जा 0 थी, यानी वो मैक्सिमम स्टेबल कंडीशन में थी। ठीक है, तो बॉल देखो मैंने तो ऊपर ले जाके चेंजेस करना चाहा, मैंने कहा भाई तेरी तो मैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाऊंगा, ऊपर लेके चला गया, उसको मैंने छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर ले जाके चेंज कर दिया और छोड़ दिया मैंने, लेकिन उसने अपने आप को खुद को किस तरीके से चेंज किया कि वो दोबारा से उसी स्थिति पर स्टेबल कंडीशन पर पहुंच सके। बस यही किसके साथ होता है, साम्य पर आई हुई रासायनिक अभिक्रियाओं के साथ होता है। दोबारा बोलता हूं, स्टेटमेंट सुनना, कि अगर हम किसी साम्य रासायनिक अभिक्रिया में एक्सटर्नल फैक्टर से चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो साम्य जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने साम्य डिस्टर्ब होना बोला है, के मान पे कोई परिवर्तन नहीं आता जब तक कि मैं टेम्परेचर चेंज ना कर दूं। ठीक है, तो साम्य डिस्टर्ब हो जाता है और वो रासायनिक अभिक्रिया अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करती है कि दोबारा से वो उसी स्थिति, साम्य स्थिति पर पहुंच सके। ये सिंपल सा स्टेटमेंट है किसका, ली चैटलियर का। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से देखना, हर साल क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव पेपर में आता ही आता है, फिक्स है। ठीक है, तो लिखो जरा इसका स्टेटमेंट, ली चैटलियर का स्टेटमेंट। ले शैटिलियर के अनुसार यदि हम किसी साम्य रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन करते हैं, आगे ब्रैकेट में लिखो, जैसे सांद्रता, दाब, आयतन इत्यादि, फिर ब्रैकेट क्लोज करके लिखो, तो उस अभिक्रिया का साम्य डिस्टर्ब हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया अपने आप को कुछ इस तरह परिवर्तित करती है। ठीक है, परिवर्तित, आगे ब्रैकेट में लिख लो, एडजस्ट, परिवर्तित करती है ताकि वह दोबारा से साम्य पर पहुंच सके, और नेक्स्ट लाइन में लिखो, और हुए परिवर्तन को खत्म कर सके। ठीक है, तो दोबारा से कहां पहुंच जाएगी वो, साम्य पर, और हुए परिवर्तन को क्या कर देगी बच्चों, वो खत्म कर देगी। अब हम वो फैक्टर्स की बात करते हैं, ये तो थ्योरी की बात हो गई, थ्योरी तो पूछने वाला है नहीं कोई तुमसे। फैक्टर्स की बात करते हैं, जिन फैक्टर्स की वजह से हमारा साम्य डिस्टर्ब हो सकता है, और फिर क्या दिशा रहेगी, क्या उसकी रणनीति रहेगी अभिक्रिया की कि वो दोबारा से क्या हो सके, साम्य पर पहुंच सके। तो उसके लिए जो पहला फैक्टर है हमारा, वो क्या है बच्चों, सांद्रता। तो फर्स्ट नंबर डाल के लिखो सांद्रता। इसमें भी हम 2 केस बना लेते हैं। केस नंबर 1। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली लाखों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस लिंक पे जाके आप क्लिक करिए और अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए
ठीक है। और साथ ही साथ मेरी बच्चों से ये भी रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और साथ ही साथ मटेरियल चाहिए, उसके लिए भी आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे जाके क्लिक करके वहां पे अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर सकते हैं। अभिकर्मक की सांद्रता अगर हम क्या कर दें बच्चों, बढ़ा देते हैं। अभिकर्मक की सांद्रता हमने क्या कर दी, बढ़ा दी, ठीक है। तो रिएक्शन तो हमारी क्या है, रिएक्टेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट। अब हमने अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ा दी, तो बच्चों जो K है हमारा ना, K क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, और Q भी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। मान लो मेरा सामने तो आया हुआ था पहले, अब मैंने प्रोडक्ट रिएक्टेंट की सांद्रता क्या करी बच्चों, बढ़ा दी। अगर मैंने रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ा दी, ठीक है, तो Q का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी उस पर्टिकुलर मोमेंट पे Q का मान क्या हो जाएगा, लेस देन K हो जाएगा, यानी Q को दोबारा से बढ़ाना पड़ेगा। Q कैसे बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट बढ़ेगा और रिएक्टेंट घटेगा, यानी हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी, अग्र दिशा हो जाएगी। ये तो था लॉजिक। अब तुम्हें डायरेक्टली याद रखना है भाई, डायरेक्टली क्या याद रखना है, अगर मैं अभिकर्मक यानी रिएक्टेंट की सांद्रता को बढ़ाता हूं तो हमारी दिशा कौन सी हो जाएगी बच्चों, अग्र दिशा हो जाएगी, ठीक है। वहीं अगर मैं क्या करता हूं बच्चों, रिएक्टेंट की सांद्रता को घटा देता हूं, रिएक्टेंट की सांद्रता मैंने क्या करी, घटा दी। अब बोलो डायरेक्शन क्या होगी, अग्र दिशा हो जाएगी। रिएक्टेंट की सांद्रता क्या कर दी, घटा दी, यानी रिएक्टेंट क्या हो गया, कम हो गया, तो कौन सी होगी, पश्च होगी, अग्र नहीं होगी, कौन सी हो जाएगी, पश्च हो जाएगी। लॉजिक लगा के देखो, रिएक्टेंट की सांद्रता घट जाएगी, Q का मान बढ़ जाएगा, यानी Q ग्रेटर देन K हो जाएगा, यानी पश्च दिशा हो जाएगी। तुमको तो क्या करना है भाई, किसकी कंसंट्रेशन घटा रहे बढ़ा रहे हो, उसके उल्टी डायरेक्शन में डाल दो। अगर रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाई तो आगे चली जाएगी रिएक्शन, रिएक्टेंट की सांद्रता घटा दी तो दोबारा पीछे होनी शुरू हो जाएगी। तीसरा केस इसमें क्या बन सकता है बच्चों, मान लो मैंने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर दी बच्चों, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ा दी, तो प्रोडक्ट की सांद्रता अगर मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, प्रोडक्ट अगर बढ़ रहा है तो Q का मान भी बढ़ेगा, यानी Q ग्रेटर देन K हो जाएगा, यानी डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसमें भी कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा। अगला केस, केस नंबर 4 देखते हैं। केस नंबर 4 में क्या है, अगर मैंने प्रोडक्ट की सांद्रता क्या कर दी, मैंने घटा दी। प्रोडक्ट की सांद्रता अगर घटाऊंगा तो प्रोडक्ट फिर से बनेगा और दिशा क्या हो जाएगी, अग्र दिशा हो जाएगी। फटाफट देख लो, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। एग्जाम्पल से आओ समझते हैं। मान लो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम है, N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3, ठीक है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, एक सामने आया हुआ है। अब क्या किया हमने क्या किया भाई, अमोनिया की सांद्रता घटा दी, ठीक है। अमोनिया की सांद्रता क्या करी बच्चों, घटा दी। अब अगर अमोनिया की सांद्रता घटा दी तो अमोनिया दोबारा से बनेगा, यानी कौन सी दिशा हो जाएगी, अग्र दिशा हो जाएगी, ठीक है। दूसरा केस, मान लो मैंने मोल ऑफ नाइट्रोजन क्या कर दिए, ऐड कर दिए। अब तुम्हें पता है अगर नाइट्रोजन के मोल ऐड करूंगा तो नाइट्रोजन की सांद्रता क्या हो जाएगी बच्चों, दोबारा से बढ़ जाएगी। अब नाइट्रोजन की सांद्रता बढ़ गई यानी अभिकर्मक की सांद्रता बढ़ जाएगी, तो कौन सी दिशा में जाएगी, ये अग्र दिशा में चली जाएगी, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, मास ऑफ हाइड्रोजन घटा दिया। अब मास अगर मैं हाइड्रोजन का घटाऊंगा तो इसका मतलब मैंने हाइड्रोजन के मोल भी घटा दिए, और हाइड्रोजन के अगर मोल घटा दिए इसका मतलब हाइड्रोजन की सांद्रता भी घटा दी, यानी रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हुई, घट गई। अब रिएक्टेंट की सांद्रता अगर घट जाएगी तो कौन सी दिशा में अभिक्रिया हो जाएगी, पश्चिम दिशा में अभिक्रिया हो जाएगी। बोलो आई नहीं आई कहानी समझ में।
तो ये था बच्चों हमारा पहला फैक्टर, दैट इज सांद्रता। तो यानी कि अगर मैं सांद्रता में क्या करता हूं, कोई चेंज करता हूं, तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन दोबारा अभिक्रिया अपने आप को ऐसे चेंज करेगी कि वो साम्य में पहुंच सके। और उसके अकॉर्डिंग हमने डायरेक्शंस समझी कि भाई अगर मैं रिएक्टेंट को मिलाऊंगा और ज्यादा तो अग्र दिशा, रिएक्टेंट को घटाऊंगा तो पश्च दिशा, प्रोडक्ट को घटाऊंगा तो अग्र दिशा और प्रोडक्ट को बढ़ा दूंगा तो पश्च दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कहानी थी बेटा पहले फैक्टर की। क्या था हमारा पहला फैक्टर? सांद्रता। अभी हम दूसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा फैक्टर है बच्चों आयतन। अब ये आयतन जो है बाकी सबको हम आयतन तरीके से ही रिलेट करके चलेंगे, तो आयतन का थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो आयतन की अगर बात करें तो बच्चों यहाँ पे कौन से आयतन की बात कर रहे हैं? हम पात्र के आयतन की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया बच्चों? पात्र का आयतन घटाया बढ़ा दिया। ठीक है, उस हिसाब से हम कहानी को समझते हैं। तो पहला केस हम क्या देखते हैं, हमने क्या किया भाई, आयतन घटा दिया। आयतन क्या किया बच्चों? घटा दिया। अब यहां पर दो प्रकार का आयतन है, एक तो कंटेनर का आयतन है अगर गैस है, अगर गैस नहीं है सारे सॉल्यूशन है तो उस केस में हम सॉल्यूशन के आयतन की बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर गैस है तो मैं पात्र के आयतन का डिस्कशन कर रहा हूँगा, और अगर विलयन है, केवल विलयन है, सारे विलयन है, एक्वस 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 लिखा है, तो आयतन के जो विलयन का आयतन है उसके आयतन को घटाने या बढ़ाने की मैं बात कर रहा हूँगा। तो हालांकि दूसरा वाला जो केस मैं बोल रहा हूँ वो तो आता नहीं है, पहला ही केस हमारा चलता है। तो पहला केस क्या है बच्चों? हमारा कंटेनर का आयतन हमने क्या किया? घटा दिया। अगर हम कंटेनर का आयतन घटाएंगे तो ध्यान से सुनो क्या होगा। कंटेनर का आयतन अगर तुमने घटाया तो जिस दिशा में तुम्हारे गैस के मोलों की संख्या कम हो, क्या बोला मैंने? गैस के मोलों की संख्या कम हो, उस दिशा में क्या हो जाएगी? अभिक्रिया जाना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आयतन घटाया। तो अलग अलग केसेस बनते हैं, हम क्या लिख लेते हैं? जिधर, लिख लेना इसको, जिधर गैस के मोल कम होंगे, जिधर गैस के मोल कम होंगे उस दिशा में, उस दिशा में अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो तीन केस बनाते हैं। पहला, अगर हमारा डेल्टा एनजी का मान कितना है? 0 है। दूसरा, अगर हमारा डेल्टा एनजी का मान ग्रेटर देन 0 है। और तीसरा, अगर हमारा डेल्टा एनजी का मान लेस देन 0 है। ठीक है, तीन केस। एग्जाम्पल भी मैं लेता चलता हूं यहां पे। पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2HI। ठीक है, डेल्टा एनजी 0। दूसरा केस, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0, ये हो जाएगा बच्चों CaCO3 सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस, डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0। तीसरा केस, N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NH3 गैस, डेल्टा एनजी का मान लेस देन 0। तो आओ समझते हैं क्या है। अगर मैंने आयतन को घटाया, आयतन को अगर मैं घटाऊंगा बच्चों, तो जिधर गैस के मोल कम होंगे उस दिशा में अभिक्रिया हो जाएगी। तो आयतन घटाया तो इन दोनों में तो किधर भी गैस के मोल कम नहीं है भाई, दोनों तरफ बराबर है, तो यहां तो कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यानी जब डेल्टा एनजी का मान 0 होगा और मैं पात्र का आयतन घटा रहा हूं तो मेरा आंसर क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस समझते हैं।
इसमें क्या है बेटा, डेल्टा Ng की वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 0 है, सॉरी। अब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि अभिकर्मक की तरफ हमारा रिएक्टेंट, अभिकर्मक की तरफ हमारे गैस के मोलों की संख्या क्या है, कम है, और प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोलों की संख्या क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब आयतन घटाने से किधर की तरफ हमारे गैस के मोलों की संख्या कम है, रिएक्टेंट की तरफ, यानी हमारी दिशा क्या हो जाएगी अभिक्रिया की, पश्च दिशा हो जाएगी। क्या हो जाएगी अभिक्रिया की दिशा, पश्च दिशा हो जाएगी। ठीक है, तो डेल्टा Ng अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है तो हमारे अभिक्रिया की दिशा क्या होगी बच्चों, पश्च दिशा हो जाएगी। ठीक है, चलो थर्ड केस पे बात करते हैं, यानी जिसके लिए हमारा डेल्टा Ng का मान क्या हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। अगर डेल्टा Ng का मान लेस देन 0 है बच्चों, तो किधर की तरफ आयतन कम होगा, जिधर की तरफ गैस के मोलों की संख्या कम होगी। तो फॉरवर्ड में अगर तुम देखोगे तो गैस के मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, अग्र दिशा में। ठीक है, तो डेल्टा Ng अगर हमारा क्या है बच्चों, लेस देन 0 है। ठीक है, लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट में हमारे गैस के मोलों की संख्या कम है, और मैंने आयतन अगर घटाया तो कौन सी दिशा में हो जाएगा हमारा, ये अग्र दिशा में। ठीक है, ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। अगर मैंने क्या किया, आयतन कम किया, ये 3 केस तो मैं एग्जाम में अगर पूछ रहा है उस हिसाब से तुम्हें ये 3 केस अलग अलग करके याद नहीं रखना है, तुम तो नॉर्मल सा लॉजिक याद रखो। क्या कि अगर भैया हमारा आयतन, कंटेनर का आयतन हमने क्या किया बच्चों, कम कर दिया, तो अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, कंटेनर का आयतन कम। अब गैस जो होती है, 1 मोल गैस का 22.4 लीटर होता है, 2 मोल गैस का 2 गुणा 22.4 लीटर होता है। तो यानी जैसे जैसे गैस के मोलों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे आयतन बढ़ेगा, और जैसे जैसे गैस के मोलों की संख्या घटेगी वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आयतन घटेगा। तो वो आयतन कम करने के लिए बोल रहा है। तो आयतन कैसे कम होगा, जैसे जैसे हमारे गैस के मोलों की संख्या कम होगी, यानी जिस दिशा में गैस के मोलों की संख्या कम होगी वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ये 3 केसेस बनते हैं, तो अगर तुम्हें तो एग्जांपल दे दे, तो तुम्हें तो वॉल्यूम घटाने को बोल रहा है, तो तुम तो ये देख लो किधर गैस के मोलों की संख्या कम है। पॉइंट क्लियर है। चलो ये था हमारा केस नंबर 1। अभी हम बात करते हैं बच्चों केस नंबर 2 की। केस नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्या करने जा रहा हूं, मैं आयतन बढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, तो आयतन बढ़ाने की अगर बात करें तो जरा ध्यान देना, क्या लिखा है हमने, आयतन हमने क्या किया बच्चों, बढ़ा दिया। अब किधर आयतन बढ़ेगा, जिधर गैस के मोलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, उधर की तरफ हमारा आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जिधर गैस के मोल अधिक होंगे, क्या होंगे, अधिक होंगे, उस दिशा में अभिक्रिया होगी। केस समझते हैं, एग्जाम्पल, फिर डेल्टा Ng वाले लॉजिक में उसको ऐड कर लेंगे। मान लो डेल्टा Ng का मान 0 है, यानी अभिकर्मक और उत्पाद दोनों तरफ ही हमारे गैस के मोलों की संख्या क्या है बच्चों, बराबर है। यानी कि अगर मैं वहां पे कंटेनर का आयतन घटाऊं चाहे बढ़ाऊं, कोई फर्क वहां पे नहीं पड़ने वाला, क्योंकि दोनों तरफ क्या है, समान है। तो यहां आंसर क्या होगा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वही आंसर हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हमारा डेल्टा Ng का मान ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा Ng का मान ग्रेटर देन 0 मतलब प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोलों की संख्या ज्यादा है और हमें आयतन बढ़ाना है, तो ऑब्वियस सी बात है दिशा क्या हो जाएगी, अग्र दिशा हो जाएगी। यानी कि यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अग्र दिशा। ठीक है। तीसरा केस, हमें आयतन बढ़ाना है और डेल्टा Ng का मान लेस देन 0 है, डेल्टा Ng का मान लेस देन 0, इसका मतलब अभिकर्मक की तरफ हमारे गैस के मोलों की संख्या ज्यादा है, यानी हमारा दिशा क्या हो जाएगी, यहाँ पे पश्च दिशा हो जाएगी। तो इस केस का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पश्च दिशा। क्लियर है। कुल मिला के एक बार समराइज अगर मैं करूं तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई आपको आयतन घटाना हो चाहे बढ़ाना हो तो वो सीधा सीधा निर्भर करेगा गैस के मोलों की संख्या पर। अगर आप बोल रहे हो आयतन घटा दो तो दिशा, अभिक्रिया की दिशा उस तरफ जाएगी जिधर गैस के मोल कम होंगे। अगर आप क्या कर रहे हो बच्चों, आयतन बढ़ा रहे हो
तो हमारी रासायनिक अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर गैस के मोलों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, ये सिंपल सा लॉजिक हमारा यहाँ पर काम करता है। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दो केस हमने यहाँ पे समझे। प्यारे बच्चों, हमें रोज लाखों कमेंट्स आते हैं कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ये वाला टॉपिक सर एक्सप्लेन कर दीजिए। कोई फिजिक्स के टॉपिक के लिए पूछता है, कोई केमिस्ट्री के टॉपिक के लिए पूछता है। ठीक है बच्चों, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पर जाकर उसको एक बार सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी आप क्लिक कीजिए, क्योंकि उससे होगा क्या, जो भी हम नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे वो आप तक हैंड टू हैंड आ जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। हम ऐसा बोल क्यों रहे हैं बच्चों, क्योंकि होता क्या है, जो टॉपिक्स की आप डिमांड कर रहे होते हैं उस पर हमने ऑलरेडी वीडियो बना के डाली हुई होती है। ठीक है, तो वो आपको सर्च करेंगे वहाँ पे तो बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पर जाइए, एक बार सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। चलो अभी आगे बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं बच्चों प्रेशर से रिलेटेड। तो थर्ड पॉइंट लिख लो, प्रेशर। प्रेशर जो है बच्चों उसको भी मैं आयतन से ही कंपैरिजन करके सिखाऊंगा अब आपको, ताकि आपको 15-20 चीजें याद नहीं रखने पड़े। 2 चीजें याद रखेंगे हम, 2 चीजें, 2 से 3 चीजें, उसमें हमारा पूरा लीच अटेलियर सिमट के रह जाएगा। ठीक है, चलो इस पे बात करते हैं। तो तीसरा जो हमारा फैक्टर है बच्चों वो क्या है, हमारा दाब यानी कि प्रेशर। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें मैंने क्या किया बच्चों, प्रेशर बढ़ाया। क्या किया हमने, प्रेशर बढ़ाया। ठीक है, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो लॉजिक समझना क्या काम करने वाला है यहाँ पे। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो आयतन क्या होता है, घटता है। हाँ, सभी को पता है भाई। मान लो कि कोई चीज है, ये कंटेनर है, ऊपर पिस्टन रखा हुआ है, यानी इसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ। इस रूम के अंदर जो प्रेशर होगा, अब मैंने ऊपर से मान लो क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। ऊपर से क्या किया, प्रेशर बढ़ाया। जब ऊपर से प्रेशर बढ़ाऊंगा तो नीचे की तरफ कंटेनर का आयतन क्या होगा, घटता चला जाएगा। कोई चीज है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाओ तो उसका आयतन क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो आयतन क्या होगा, घटेगा। अब आयतन वाला लॉजिक इस्तेमाल कर लो। अब आयतन वाला लॉजिक इस्तेमाल करें। ठीक है, 3 केस बना लेते हैं इसमें भी। डेल्टा एनजी का मान लो 0 है, डेल्टा एनजी का मान लो ग्रेटर देन 0 है, और डेल्टा एनजी का मान लो लेस देन 0 है। चलो अभी कहानी एडजस्ट करते हैं। हमने प्रेशर क्या किया बच्चों, बढ़ाया। प्रेशर बढ़ाया तो आयतन क्या होगा, घटेगा। यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसमें किधर की तरफ आयतन घटेगा, पश्चिम दिशा में घटेगा। इसमें किधर की तरफ आयतन घटेगा, अग्र दिशा में। यानी कि अगर मेरे डेल्टा एनजी का मान 0 है तो यहां कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मेरे डेल्टा एनजी का मान ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा एनजी का मान ग्रेटर देन 0 का मतलब प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोल ज्यादा है, यानी प्रोडक्ट की तरफ आयतन ज्यादा होगा, यानी प्रोडक्ट की तरफ प्रेशर घटेगा। लेकिन ऐसा थोड़ा ना करना था मेरे को, तो प्रेशर कम बढ़ाना था। तो प्रेशर अगर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम मेरा घटेगा। किधर की तरफ वॉल्यूम कम होगा, रिएक्टेंट की तरफ। तो मेरी दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। क्लियर। डेल्टा एनजी का मान लेस देन 0, डेल्टा एनजी का मान लेस देन 0 का मतलब प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोलों की संख्या क्या है, कम है। गैस के मोलों की संख्या कम है मतलब आयतन क्या है, कम है, मतलब प्रेशर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो ये कहां की तरफ चला जाएगा, हमारा अग्र दिशा में चला जाएगा। क्लियर है। ये था हमारा केस नंबर 1 और उसके 3 फर्दर केसेस। अभी हम लोग बात करते हैं बच्चों की, अगर हम दाब को क्या कर दें, घटा देते हैं, तो दाब को घटाने से क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जो ये सारी चीजें होंगी वो क्या हो जाएंगी, हमारी चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया बच्चों, प्रेशर को मान लीजिए घटा दिया। अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बोलो, बढ़ेगा। अब आयतन वाला लॉजिक इस्तेमाल करें तो इसमें मेरा कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा एनजी का मान कितना है, 0 है। तो डेल्टा एनजी के केस में तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
अगर मान लीजिए मेरा डेल्टा एनजी का मान ग्रेटर देन 0 है, डेल्टा एनजी का मान ग्रेटर देन 0 मतलब प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोलों की संख्या ज्यादा है, प्रेशर घटाया, वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम किधर ज्यादा है, प्रोडक्ट की तरफ। क्यों ज्यादा है? क्योंकि गैस के मोल ज्यादा हैं, तो अभिक्रिया की दिशा कौन सी हो जाएगी भाई? अग्र दिशा हो जाएगी। क्लियर है? तीसरा केस, डेल्टा एनजी का मान क्या है? लेस देन 0 है। डेल्टा एनजी का मान अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब रिएक्टेंट की तरफ गैस के मोल्स की संख्या क्या है? ज्यादा है। क्लियर? अब मैंने प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम किधर बढ़ेगा? जिधर गैस के मोल की संख्या ज्यादा होगी। और डेल्टा एनजी लेस देन 0 में किधर की तरफ गैस के मोल्स की संख्या ज्यादा होती है? पश्चिम दिशा में होती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? पश्चिम दिशा हो जाएगा। तो कुल मिला के बच्चों मुद्दा यह है कि हमने प्रेशर जो है, प्रेशर के हिसाब से ही, वॉल्यूम के हिसाब से ही प्रेशर को कंपैरिजन करना सीख लिया है। तो वॉल्यूम वाला लॉजिक जो था वो वही हम प्रेशर में इस्तेमाल करेंगे। एक रिलेशन जो आपको और यहाँ पे याद रखना है वो क्या है कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? घटता है, और प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, चलो बच्चों, तीन लॉजिक हमने समझ लिया। पहला सांद्रता था, दूसरा आयतन था, और तीसरा कौन सा था हमारा? प्रेशर यानी कि दाब। अभी अगले फैक्टर पे चलते बच्चों, फोर्थ फैक्टर पे। फोर्थ फैक्टर है हमारा अक्रिय गैस अगर हम मिलाएं, अक्रिय गैस मिलाने पर। ठीक है, अक्रिय गैस मिलाने पर क्या होगा? अक्रिय गैस क्या होती है बच्चों? इनर्ट गैस, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन। कुछ बच्चों को नहीं पता है उनको बता दूं, नाइट्रोजन गैस भी जो होती है वो कमरे के दाब पर क्या होती है? अक्रिय गैस होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, 3 सहसंयोजी बंध होने की वजह से ये बंध आसानी से टूटता नहीं है। अगर ये ट्रिपल बंध आसानी से नहीं टूटेगा तो ये परमाणुीय नाइट्रोजन में परिवर्तित नहीं होगा। परमाणुीय नाइट्रोजन में परिवर्तित अगर नहीं होगा, इसका मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में कोई भागीदारी भी नहीं कर सकता है। अभी 2 केस यहां पर बनते हैं। केस नंबर 1, अगर हमारा पात्र का आयतन फिक्स है, ठीक है, नियत पात्र आयतन, ठीक है, पात्र का आयतन जो है वो क्या है? फिक्स है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम वो हमसे बोलना चाह रहा है। अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है बच्चों, तो कोई भी इफेक्ट नहीं आता साम्य पर। तुम कंसेप्ट कौन सा याद रखो? वॉल्यूम का कंसेप्ट याद रखो, ठीक है ना। अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, फिक्स कर दिया वॉल्यूम, तो तुम कोई सी भी अक्रिय गैस कितनी भी मिला लो, हमारे साम्य पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है। ठीक है, तो इसके अंदर लिखो, यदि पात्र का आयतन नियत रहता है, यदि पात्र का आयतन नियत रहता है और हम उसमें कोई अक्रिय गैस मिलाते हैं, और हम उसमें कोई अक्रिय गैस मिलाते हैं, तो साम्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो साम्य पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो कंटेनर का आयतन तो क्या है? फिक्स है, और हमने उसमें अक्रिय गैस मिलाई तो हमारे पात्र के आयतन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अभी अगले केस की बात करते हैं, दैट इज केस नंबर 2। केस नंबर 2 की अगर बात करें बच्चों, तो हम दाब को फिक्स रखेंगे, नियत दाब पर, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है बच्चों, तो आयतन तो चेंज हो सकता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, जब मैं इसमें क्या करूंगा? इनर्ट गैस मिलाऊंगा, ठीक है, इनर्ट गैस मैंने क्या करी बच्चों? ऐड करी। अब मान लो प्रेशर तो फिक्स है, कंटेनर का वॉल्यूम कम ज्यादा हो सकता है, साम्य में कोई रासायनिक अभिक्रिया है,
मैंने और अक्रिय गैस मिला दी तो कंटेनर का आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इनर्ट गैस ऐड करने पर क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम बढ़ता है। क्या बढ़ता है, वॉल्यूम। अब क्या करना है तुम्हें, वॉल्यूम का लॉजिक लगाना है। अब वॉल्यूम का लॉजिक इस्तेमाल करें, खत्म कहानी। ठीक है, इस्तेमाल करें। क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। अगर वॉल्यूम फिक्स है तब तो किस्सा ही खत्म हो गया। तुम कितनी भी इनर्ट गैस मिलाओ कोई फर्क हमारे सामने पर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर तुम्हारा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट पर क्या है बच्चों, आपका इनर्ट गैस मिलाने पर अगर आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम किधर की तरफ बढ़ता है वो लॉजिक तुम्हें पता है ही। अब डेल्टा एनजी बराबर 0 होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर डेल्टा एनजी का मान ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोलों की संख्या ज्यादा है, तो इनर्ट गैस मिलाने पे वॉल्यूम बढ़ता है और प्रोडक्ट की तरफ गैस के मोलों की संख्या ज्यादा है, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, अग्र दिशा हो जाएगा। वहीं अगर मैं बात करूं डेल्टा एनजी का मान क्या है हमारा, लेस देन 0 है। डेल्टा एनजी का मान अगर लेस देन 0 है तो कौन सी दिशा हो जाएगी हमारी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। वो आपको वहां सुनिश्चित कर देगा कि भाई आपको इनर्ट गैस कब ऐड करनी है, नियत पात्र आयतन पर करनी है कि नियत दाब पर करनी है। क्लियर है पॉइंट। तो ये था हमारा बच्चों चौथा पॉइंट। मान लो कोई सी भी एक इक्वेशन ले लेते हैं अपन, जैसे सपोज करो PCl3 गैस होती है, ये सामने में है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस के साथ में। अब उसने बोला कि भैया इसमें हमने हीलियम गैस मिलाई। क्या करी बच्चों, हीलियम गैस मिला दी। तो हीलियम गैस अगर हम मिला देंगे तो हीलियम गैस मिलाने पर, अच्छा हीलियम गैस मिलाई कब, नियत दाब पर, यानी दाब हमारा क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, नियत दाब पर। अब नियत दाब अगर बोल रहा है और हमने हीलियम गैस ऐड करी तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम किधर की तरफ बढ़ेगा, जिधर गैस के मोलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। किधर की तरफ गैस के मोलों की संख्या ज्यादा होगी, अग्र दिशा में हमारे गैस के मोलों की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर है। तो ये था हमारा बच्चों इनर्ट गैस ऐड करने पर क्या कार्यक्रम चलेगा साम्य में, तो उसका डिस्कशन था ली चटलियर के अनुसार। अभी लास्ट केस की और बात कर लेते हैं, तापमान वाले केस की। हालांकि तापमान वाले केस में बच्चों हमारा K का मान भी बदल जाता है। K का मान क्यों बदल जाता है, वांट ऑफ फैक्टर में मैंने आपको समझाया था। वांट ऑफ फैक्टर याद है ना आप लोगों को, एक बार याद दिला दूं। क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर बच्चों, ln K इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H बाय RT। फिर हमने दो अलग अलग टेम्परेचर पर केस बनाए थे, वो भी लिख देता हूं मैं। log K2 बाय K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 बाय T1 माइनस 1 बाय T2। और यहां से मैंने लॉजिक समझाया था कि अगर मेरा डेल्टा H का मान ग्रेटर देन 0 है, यानी हमारी कौन सी अभिक्रिया हो गई, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक केस के अंदर क्या होता है, K समानुपाती होता है तापमान के, यानी अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो मेरे K का मान बढ़ेगा, अगर मैं तापमान घटाऊंगा तो मेरे K का मान घटेगा। क्लियर। दूसरा हमने फैक्टर पढ़ा था, अगर हमारा डेल्टा H का मान लेस देन 0 है, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में हमने समझा था K व्युत्क्रमानुपाती होगा T के, यानी अगर मैं तापमान बढ़ाऊंगा तो K का मान घटेगा, तापमान घटाऊंगा तो K का मान बढ़ेगा। क्लियर है ना। तो यही लॉजिक हमें इस्तेमाल करना है अभी हमारी इक्वेशंस में। तो टेम्परेचर से रिलेटेड अगर हम बात करें तो तापमान बदलने के साथ में K बदलता है, और जिधर की तरफ K जा रहा है, अगर K बढ़ रहा है तो अग्र दिशा में, अगर K घट रहा है तो पश्चिम दिशा में। ऑब्वियस ही बात है ना यार, अगर K बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अग्र दिशा, K घटेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटेगी तो पश्चिम दिशा हो जाएगा। क्लियर है। तो लिखो जरा यहां पर
तो बच्चों, अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें। के तापमान बदलने से बदल जाता है। के तापमान बदलने से बदल जाता है। ठीक है, अब वो कैसे बदलेगा उसके अंदर तो हमने क्या है ये कंसेप्ट सीखा है। तो बच्चों देखो, ली चैटेलियर में टेम्परेचर वाले सेक्शन में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर मेन बात क्या है, के बदलने से टी बदलता है। तो ये मैंने पूरा लॉजिक आपको समझा ही दिया है। अभी एग्जाम्पल पे चलते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास कोई एक रिएक्शन है, जैसे N2 गैस प्लस 3H2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैस। ठीक है, ये मान लीजिए हमारे पास क्या है बच्चों, इक्वेशन है। ये जो रासायनिक समीकरण होता है ये या अभिक्रिया होती है, ये ऊष्माक्षेपी प्रवृत्ति की होती है। ऊष्माक्षेपी प्रवृत्ति से मतलब क्या है, इसमें ऊर्जा निकलती है। अब अगर ऊर्जा निकल रही है बच्चों तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा टेम्परेचर के। अब आपसे किसी ने बोला कि भैया आपने टेम्परेचर बढ़ाया, क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, और दूसरा केस आपने टेम्परेचर क्या किया, घटाया। दो केस ही चलेंगे। तो मान लो कि आपने टेम्परेचर घटाया, कुछ इस तरीके से समझते हैं हम इसको। मान लो भाई सर्दी का मौसम है, अब सर्दी के मौसम में आप बैठे हुए हैं और आपको क्या है भाई, आपकी बॉडी को एक पर्टिकुलर अमाउंट की हीट की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मान लो 25 जूल की आपकी बॉडी की आवश्यकता है। बाहर का टेम्परेचर क्या है बच्चों, कम है, तो आपकी बॉडी क्या करेगी, ग्लूकोज का ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करेगी ताकि ग्लूकोज के कंजम्पशन से आपके बॉडी को ऊर्जा मिल सके, यानी आपकी बॉडी का टेम्परेचर और ज्यादा क्या हो सके, मेंटेन हो सके। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज के कंजम्पशन वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी दिशा में होगी, अग्र दिशा में। भाई कुछ इस तरीके से समझो कि मान लो आपने कहीं पे बॉन फायर कर रहे हो आप, है ना, आग जला रखा है आपने। अब मान लो धीरे धीरे आग क्या होने लग गई, कम होने लग गई, तो तुम क्या करोगे, उसमें और ज्यादा लकड़ी डाल दोगे। लकड़ी डाल दी तो आग दोबारा तेजी से हो जाएगी। मान लो दोबारा से आग कम होने लग गई तो तुमने और ज्यादा लकड़ी डाल दी ताकि दोबारा से वो आग क्या हो जाए, उतनी हो जाए। बात समझ रहे हो। तो अब यहां पर क्या है बच्चों, हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, यानी ये रूम है, इस रूम में मान लो ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है। ये रूम यानी हीट क्या हो रही है, यहां से रिलीज हो रही है, रिएक्शन से हीट रिलीज हो रही है। अब तुमने बाहर से कमरे का ताप और ज्यादा बढ़ा दिया, तो जब कमरे का ताप बढ़ जाएगा तो इक्विलिब्रियम तो डिस्टर्ब हो गया। क्यों, क्योंकि वो पहले ही इक्विलिब्रियम में था, तुमने और ज्यादा बढ़ा दिया, तो और ज्यादा बढ़ा दिया तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी, उल्टा पश्चिम दिशा में होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर अगर हमने क्या किया, बढ़ा दिया, और हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में होने लग जाएगी, पश्चिम दिशा में। और मान लो कि ये रूम जो है ये गर्म हो रहा था और तुमने क्या किया, उल्टा इसके चारों तरफ आइस, बर्फ और लगा दी, यानी जो भी हीट निकल रही है वो हीट क्या हो रही है, बर्फ में जाती जा रही है। यानी कि क्या हो रहा है, अग्र दिशा में अभिक्रिया कंटिन्यू चलती जाएगी। यानी कि टेम्परेचर क्या किया तुमने, घटा दिया। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो ये अभिक्रिया कौन सी हो जाएगी, हमारी अग्र दिशा में हो जाएगी। क्लियर है, बात को समझो। भाई कोई कंटेनर था, उसमें सपोज करो 25 डिग्री सेल्सियस की हीट थी, तुमने किसी मेथड से अंदर का टेम्परेचर घटा दिया, यानी 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, लेकिन तुम्हारा टेम्परेचर इक्विलिब्रियम 25 पर ही आना है, तो 20 से 25 होने के लिए और ज्यादा ऊर्जा निकलनी पड़ेगी। और ज्यादा ऊर्जा कब निकलेगी, जब एक्सोथर्मिक में रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड में जाए। ठीक है, अब एक और बात करते हैं इसमें दूसरी रिएक्शन की, जैसे CaCO3 है, सॉलिड होता है, इसको मैंने क्या किया बच्चों, गर्म कर दिया। तो CaCO3 को गर्म किया तो ये क्या बन जाएगा,
CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। अच्छा देखो, इस वाले लॉजिक को एक और तरीके से समझाता हूं मैं। तुमने टेम्परेचर क्या किया बच्चों, कम किया, सॉरी बढ़ा दिया। अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ाया तो K का मान क्या होगा, घट जाएगा। K का मान कैसे घटेगा, जब हमारे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़े। तो डायरेक्शन कौन सी हो गई, पश्चिम दिशा हो गई, ऐसे समझ लो। ठीक है, एक और इस वाले को देखते हैं। तुमने टेम्परेचर क्या किया बेटा, घटा दिया। अगर टेम्परेचर तुमने घटाया तो K का मान क्या होगा, बढ़ेगा। K का मान अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़नी चाहिए और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटनी चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब अग्र दिशा में जाएगी। क्लियर है। चलो अब इसके लिए बात करते हैं। ये जो रिएक्शन है हमारी, ये कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसके लिए K क्या होता है बच्चों, समानुपाती होता है T के। यानी अगर K बदलेगा तो T भी क्या होगा हमारा, बदलेगा। ठीक है, अभी मान लीजिए मैंने टेम्परेचर क्या किया बच्चों, बढ़ा दिया। अब सोचो ये टूटेगा कब, जब इसको ऊर्जा मिलेगी। तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो जल्दी जल्दी टूटेगा, तो अग्र दिशा में जाएगी, है ना। या ऐसे समझो, टेम्परेचर बढ़ाया तो K बढ़ेगा। K कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो, बढ़े और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, घटे। ऐसा कब होगा, जब हमारी दिशा कौन सी होगी, अग्र दिशा होगी। आई नहीं आई कहानी समझ में। और मान लो तुमने टेम्परेचर को घटा दिया तो K की वैल्यू क्या होगी हमारी, घट जाएगी। K की वैल्यू कब घटेगी, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन घटे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, बढ़े। यानी दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। आई नहीं आई कहानी समझ में। तो तुम्हें क्या करना है, टेम्परेचर वो कैसे वेरी करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग K देख लो कि K क्या होगा भाई, घटेगा कि बढ़ेगा। अब वो डिपेंडेंसी चली जाती है किस पे, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की कंडीशन पे, कि भाई हमारी रासायनिक अभिक्रिया एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। और जिस डायरेक्शन में K बोल रहा हो उस डायरेक्शन के अंदर रिएक्शन को शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है ना। तो यहां पे हमें टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर वो कैसे वेरी करवा रहा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं बच्चों कि लिखो, यदि केस नंबर 1 डेल्टा H कैसा है बच्चों, पॉजिटिव है, यानी कि कौन सी अभिक्रिया है हमारी, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर समानुपाती होगा K के। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा, ठीक है, पहला केस टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो K बढ़ेगा। K कैसे बढ़ेगा, जब हमारी दिशा क्या होगी, अग्र दिशा। और दूसरा केस, अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो K का मान क्या होगा, घटेगा। तो दिशा क्या हो जाएगी हमारी, पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, उसका एग्जाम्पल नीचे वाला आप ये लिख लेंगे, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, केस नंबर 2 में देखते हैं। केस नंबर 2 में क्या है बच्चों, अगर हमारे डेल्टा H का मान क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया की अगर बात करी जाए तो T क्या हो जाएगा हमारा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा किसके, K के। यानी कि केस नंबर 1, अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूं, बढ़ाता हूं तो K का मान क्या होगा, घटेगा। K का मान कैसे घटेगा, जब हमारी दिशा क्या चली जाएगी, पश्चिम दिशा चली जाएगी। और बी पार्ट क्या हो जाएगा, अगर टेम्परेचर घटाऊंगा तो K का मान बढ़ेगा। K का मान कैसे बढ़ेगा, जब हमारी दिशा क्या होगी, अग्र दिशा हो जाएगी। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ये वाला इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारा कौन सा केस था, चौथा केस। लास्ट केस और समझते हैं उत्प्रेरक का। हालांकि उत्प्रेरक मिलाने से हमारे K के मान पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो 5th नंबर डाल के लिख लो, उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के अंदर लिखो, उत्प्रेरक मिलाने पर हमारा साम्य नहीं बदलता है। हमारा साम्य नहीं बदलता है। ठीक है, साम्य नहीं बदलता यानी कोई भी इफेक्ट वहां पे हमारा नहीं होता है। तो ध्यान रखना, अगर हमारा क्या है, उत्प्रेरक हमने मिलाया है तो हमारा साम्य नहीं बदलेगा। और अगर हमारा साम्य नहीं बदलेगा तो वहां पे कोई भी डायरेक्शन आपको देने की जरूरत नहीं है।
चलो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं ली चैटेलियर प्रिंसिपल को। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर साम्य रासायनिक अभिक्रिया में आप कोई भी एक्सटर्नल परिवर्तन करते हैं तो हमारा साम्य डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपने आप को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करता है कि दोबारा से वो कहां पहुंच सके, साम्य पर पहुंच सके, उस दिशा में होना अभिक्रिया शुरू कर देती है। अब हमने इसमें फैक्टर्स पढ़ा। पहला फैक्टर पढ़ा हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की सांद्रता का। अगर मैं रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो अग्र दिशा, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ाऊंगा तो पश्चिम दिशा, रिएक्टेंट की सांद्रता घटाऊंगा तो पश्चिम दिशा, प्रोडक्ट की सांद्रता घटाऊंगा तो अग्र दिशा। दूसरा हमने फैक्टर इसके अंदर आयतन का देखा। आयतन फैक्टर में मुझे क्या कंसेप्ट याद रखना है कि जिधर गैस के मोल ज्यादा हो, आयतन बढ़ाने पर उधर ही अभिक्रिया शिफ्ट होगी और आयतन घटाने पर उधर अभिक्रिया शिफ्ट होगी जिधर गैस के मोलों की संख्या क्या होगी बच्चों, कम होगी। तीसरा फैक्टर हमने प्रेशर, दाब को लेके पढ़ा। दाब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है आयतन के, तो दाब बढ़ाओगे तो आयतन घटेगा, फिर आयतन वाला लॉजिक लगा लेंगे, और दाब घटेगा तो आयतन बढ़ेगा, फिर आयतन वाला लॉजिक लगा लेंगे। चौथा फैक्टर पढ़ा हमने अक्रिय गैसों के लिए। अक्रिय गैस में बेटा दो केस हमारे चले। पहला केस क्या था, अगर हमारा आयतन ही कांस्टेंट हो जाए। अगर आयतन कांस्टेंट होगा तो आप कितनी भी इनर्ट गैस ऐड कर लो, हमारे साम्य पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। दूसरा केस उसमें था दाब कांस्टेंट। अगर दाब कांस्टेंट है हमारा तो क्या होगा बच्चों, उस केस में आयतन तो बदल सकता है। तो दाब कांस्टेंट है, हमने इनर्ट गैस ऐड किया तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा, और आयतन किधर की तरफ बढ़ता है, जिधर गैस के मोलों की संख्या ज्यादा होती है। तो वो वाला लॉजिक लगा के हम वहां पे डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला हमने पढ़ा टेम्परेचर से रिलेटेड। उसमें दो केस है हमारे, एक्सो और एंडो। अगर एंडोथर्मिक होता है तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K होता है, अगर एक्सोथर्मिक होता है तो T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K होता है। अब उसके अंदर अपने को क्या करना है, अपने को ये देखना है कि टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो K किधर की तरफ जाएगा, K की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी। तो अगर K की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब डायरेक्शन फॉरवर्ड हो जाएगी, K की वैल्यू घट रही है तो डायरेक्शन बैकवर्ड हो जाएगी। और लास्ट हमारा था बच्चों उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का केस क्या है कि उत्प्रेरक मिलाने से हमारा कोई भी फर्क वहां पे साम्य पर नहीं पड़ता। ठीक है, चलो अभी इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम ली चैटेलियर के ऊपर। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रिया के लिए कौन सी अभिक्रिया दी गई है बच्चों, PCl5 साम्य में है PCl3 प्लस Cl2 के। अभिक्रिया की दिशा ज्ञात करनी है, यानी हमें अभिक्रिया की डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, पहला केस क्या बोल रहा है, हीलियम ऐड करने पर नियत आयतन पर। तो बच्चों अगर आयतन हमारा फिक्स है और हम अक्रिय गैस मिलाते हैं तो क्या होता है भाई, अगर आयतन ही फिक्स है तो यानी इसका मतलब हमारी अभिक्रिया की डायरेक्शन कुछ भी नहीं होती है, यानी हमारी अभिक्रिया जहां है वहीं पर ही रहने वाली है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट यहां पर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में क्या बोल रहा है, हीलियम ऐड करने पर नियत दाब पर। अगर हम अक्रिय गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पर मिलाते हैं तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, लेकिन अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं कांस्टेंट प्रेशर पर तो मुझे पता है इनर्ट गैस ऐड करने से मेरा वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम किधर की तरफ ज्यादा होते हैं, जिधर गैस के मोल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। किधर की तरफ गैस के मोल्स ज्यादा होंगे भाई, इधर देख लेते हैं, इधर 1 है और इधर 2 है, यानी हमारी अभिक्रिया की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, अग्र दिशा हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से सुन लो, हमने क्या किया, इनर्ट गैस ऐड किया, कब, जब हमारा क्या फिक्स था बच्चों, प्रेशर फिक्स था। तो प्रेशर अगर मैं फिक्स कर दूं और इनर्ट गैस ऐड करता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा यानी गैस के मोल्स की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, यानी हमारी अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, अग्र दिशा हो जाएगी। क्लियर है, आगे बात करते हैं सी में। तो सी में क्या बोल रहा है, Cl2 ऐड करें नियत आयतन पर। तो यहाँ नियत आयतन का तो कोई रोल है नहीं, हमने कुल मिला के Cl2 क्या किया बच्चों, ऐड किया। Cl2 ऐड किया मतलब क्या हो गया, हमने प्रोडक्ट की सांद्रता को बढ़ा दिया। प्रोडक्ट की सांद्रता अगर हम लोग बढ़ा दें तो वो दोबारा से क्या हो जाएगी बच्चों, घटना शुरू हो जाएगी, यानी हमारी अभिक्रिया की दिशा कौन सी हो जाएगी, पश्चिम दिशा हो जाएगी।
क्लियर। तो बच्चों अगर आप चाहते हैं कि हम जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, लेक्चर्स जो भी आ रहे हैं वो आप तक पहुँच सके, आपको अवेलेबल हो सके, तो आप आज ही हमारे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो है बच्चों 180021217999। ठीक है बच्चों, तो इस पे आप लोग कॉल कर सकते हैं और हमारे वीडियो लेक्चर्स आप तक पहुंच जाएंगे। चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, जरा देखो। ए गैस है और बी भी गैस है और सी भी गैस है और डी भी गैस है, यानी सारे हमें क्या दिए हुए हैं, कुल मिला के गैस दिया हुआ है। आगे बोला उसने क्या होगा यदि पहला ए ऐड कर दें। अगर हम लोग बच्चों ए ऐड करें, ए ऐड करने का मतलब हमने रिएक्टेंट की सांद्रता को क्या किया, बढ़ा दिया। अगर रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ गई तो हमारी अभिक्रिया की दिशा क्या हो जाएगी बच्चों, अग्र दिशा हो जाएगी। क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा है वो, बी ऐड किया। बी ऐड किया यानी आपने दोबारा से रिएक्टेंट क्या किया बच्चों, बढ़ा दिया। रिएक्टेंट की सांद्रता अगर बढ़ा दोगे तो दोबारा से इसकी दिशा क्या हो जाएगी, अग्र दिशा हो जाएगी। ठीक है। तीसरा केस हमने क्या किया बच्चों, दाब घटा दिया। अगर मैंने दाब घटाया, क्या, अगर मैंने प्रेशर घटाया तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। किधर की तरफ वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिधर की तरफ नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होंगे मेरे, ज्यादा हो जाएंगे। तो काउंट कर लेते हैं। तो इधर क्या है बच्चों, 3 है और इधर 3 और 1 4 है। तो प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स ज्यादा है, यानी मेरे अभिक्रिया की दिशा क्या हो जाएगी, अग्र दिशा हो जाएगी। ठीक है। चलो अभी चौथे पॉइंट पर चलते हैं। चौथे पॉइंट में क्या बोल रहा है, वॉल्यूम हमने घटा दिया। वॉल्यूम अगर बेटा आप घटाओगे तो किधर की तरफ वॉल्यूम घटता है, जिधर गैस के मोलों की संख्या क्या होती है, कम होती है। किधर गैस के मोलों की संख्या कम है बच्चों, रिएक्टेंट की तरफ, यानी हमारी अभिक्रिया की दिशा क्या हो जाएगी, पश्च दिशा हो जाएगी। ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है, टेम्परेचर हमने घटा दिया। और कौन सी अभिक्रिया है बच्चों, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, हमने टेम्परेचर घटा दिया। अच्छा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, टेम्परेचर व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, के। तो अगर मान लीजिए मैंने टेम्परेचर घटा दिया तो के का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और के का मान हमारा कैसे बढ़ सकता है, जब मेरे प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़े और रिएक्टेंट की सांद्रता क्या हो, घटे। ठीक है, तो ऐसा कब होगा, जब हमारे अभिक्रिया की दिशा कौन सी हो जाएगी, अग्र दिशा हो जाएगी। क्लियर। चलो अगला पॉइंट क्या है, 6th पॉइंट हमारा, हीलियम गैस ऐड करने पर और नियत आयतन है। तो अगर आयतन फिक्स है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नो इफेक्ट। ठीक है, अगर हीलियम गैस या कोई अक्रिय गैस आप मिला रहे हो और नियत दाब होता तो हमारा क्या होता है, चेंजेस आते हैं। अदरवाइज हमारा आंसर क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, जरा समझो। 3 में बोल रहा है H2 + Cl2 माइनस हीट। ठीक है, अब यहां बच्चों हीट से रिलेटेड एक सेक्शन में आपको बताऊं तो देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर डेल्टा H का मान कैसा होता है, नेगेटिव। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तरीका क्या होता है लिखने का, A + B gives C + D, यानी डेल्टा H का मान कैसा है, नेगेटिव है। या तो ऐसे लिखो, या फिर A + B gives C + D + हीट, ऐसे लिखा हुआ हो, या फिर A + B - हीट gives C + D, ऐसे लिखा हुआ हो। नोट कर लेना, ये भी है ना। तो ये एक्सोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। वहीं अगर मैं बच्चों बात करूं एंडोथर्मिक को कैसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो एंडोथर्मिक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, A + B gives C + D, डेल्टा H का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, यानी A + B gives C + D, इसमें ऊर्जा क्या होगी बच्चों, कंज्यूम होगी, यानी A + B + हीट आ जाएगा। यहाँ पे A + B + हीट gives C + D हो जाएगा। और क्या हो सकता है, A + B gives C + D - हीट।
तो इनमें से किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये ध्यान से नोट कर लेना, बहुत जगह आपको कभी लिखा रहेगा माइनस हीट, कभी लिखा रहेगा प्लस हीट, तो आपको वहां पे ये पहचानना आना चाहिए कि यार ये कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है, एक्सोथर्मिक की बात कर रहा है कि एंडोथर्मिक की बात कर रहा है, पहले ये तो पता चले। अगर यही नहीं पता चलेगा तो भाई तुम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, H2 + Cl2 माइनस हीट, यानी ये माइनस हीट प्रोडक्ट में जाके प्लस हीट हो जाएगा, यानी ये कुल मिला के आपकी कैसी रिएक्शन है, डेल्टा H का मान कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमारी बन जाती है। क्लियर है, तो डेल्टा H का मान क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। अब वो बोल रहा है अग्र दिशा के लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं। तो पहला मैं बात कर लेता हूं टेम्परेचर से रिलेटेड। तो टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भाई, तो टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मुझे पता है अगर टेम्परेचर कम होगा तो मतलब K का मान ज्यादा होगा, K का मान ज्यादा होगा मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता ज्यादा होगी, और प्रोडक्ट की सांद्रता कैसे ज्यादा हो सकती है, जब हमारे अभिक्रिया किधर की तरफ जाए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। ठीक है, दूसरा प्रेशर से रिलेटेड बात करते हैं। तो भाई प्रेशर की अगर बात करी जाए तो ये सब गैसेज हैं, और दोनों तरफ हमारा क्या है, टोटल प्रेशर कितना है, 0 है। तो प्रेशर हमारा कुछ भी हो सकता है, प्रेशर कुछ भी हो सकता है। ठीक है बेटा, प्रेशर हमारा कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि डेल्टा Ng का मान कितना है, 0 है। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर मैं H2 और Cl2 की सांद्रता को बढ़ा दूं, यानी कंसंट्रेशन ऑफ H2 या कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 को हमने क्या किया बच्चों, बढ़ा दिया, तो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये अग्र दिशा में होनी, तेजी से होनी शुरू हो जाएगी। चौथा, मैंने HCl की सांद्रता को क्या कर दिया बच्चों, घटा दिया, तो भी अग्र दिशा में जाएगी। और क्या कंडीशन हो सकती है भाई, मैंने कंटेनर का आयतन क्या किया बेटा, बढ़ा दिया या घटा दिया, तो भी हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी वॉल्यूम आप कितना भी कम ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि डेल्टा Ng का मान कितना है, 0 है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। क्लियर, तो यही हमारे पास कंडीशन है, टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर देख लिया, वॉल्यूम देख लिया और कंसंट्रेशन देख ली। तो ये कुछ फेवरेबल कंडीशंस हैं। टेम्परेचर मेरा जितना कम होगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, ये फेवरेबल होगी। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर टेम्परेचर कम है तो कितना भी कम कर सकते हैं, तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। अगर आप जैसे -5 डिग्री सेल्सियस या -50 डिग्री सेल्सियस पे लेके चल जाओगे तो भाई -50 पे इनके बीच का बंध टूटेगा ही नहीं। H2 और Cl2 में बेटा सिंगल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है ना, तो वो बंध पहले टूटना भी तो चाहिए, वो बंध टूटेगा तभी तो नए बंध बनेंगे, यानी रिएक्टेंट खर्च होगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन इतना भी कम नहीं होना चाहिए कि वो बंध ही नहीं टूटे, यानी रिएक्शन ही परफॉर्म ना हो। ठीक है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, अग्र दिशा के लिए कौन सा कारक हो सकता है, तो हमने ये कारक यहाँ पे देखे, टेम्परेचर कम, प्रेशर कुछ भी हो सकता है, डेल्टा Ng = 0, H2 तथा Cl2 की सांद्रता बढ़ानी है, HCl की सांद्रता कम करनी है, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। अगला सॉल्यूशन नंबर 4 की बात करते हैं, चौथे क्वेश्चन की। तो चौथे क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो, N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2NH3। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सबसे पहले मैं टेम्परेचर की ही बात कर लेता हूं। तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जो है मेरा वो क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे 3 और 1 4 और 2, यानी डेल्टा Ng का मान मेरा कैसा है, <0 है। डेल्टा Ng का मान क्या है बच्चों, <0 है। अब मेरे को प्रेशर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। ठीक है, प्रेशर क्या करूंगा, अगर मैं घटाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, मेरा बढ़ेगा। किधर की तरफ वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिधर गैसियस मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो प्रेशर घटाया तो गैसियस मोल ये बैकवर्ड में आ जाएगा। तो फेवरेबल बनाने के लिए मुझे प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। किधर की तरफ वॉल्यूम कम होगा, जिधर गैस के मोल्स क्या होंगे,
कम होंगे, किधर गैस के मोल्स कम होंगे, प्रोडक्ट की तरफ, यानी हमारी डायरेक्शन फॉरवर्ड चली जाएगी। तीसरा केस, मुझे वॉल्यूम क्या करना होगा, घटाना होगा, वही वॉल्यूम वाला लॉजिक। वॉल्यूम अगर मैंने घटा दिया पात्र का तो क्या होगा, किधर की तरफ वॉल्यूम घटेगा, जिधर गैस के मोलों की संख्या क्या होगी, कम होगी। किधर गैस के मोलों की संख्या कम होगी, प्रोडक्ट की तरफ वो क्या होगी, हमारी कम होगी। और क्या कंडीशंस हम लोग डाल सकते हैं भाई, हम डाल सकते हैं कि नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमने क्या करी बच्चों, बढ़ा दी मान लो, तो भी हमारी अग्र दिशा में चली जाएगी। और क्या कंडीशन, लास्ट कंडीशन में एक और डाल सकता हूं कि भाई अमोनिया जो है ना उसकी कंसंट्रेशन हमने क्या करी, घटा दी, ठीक है, तो भी फॉरवर्ड के अंदर ये चली जाएगी। चलो अभी फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन दे रखी है 2 और 1 3 और 4, डेल्टा Ng विल बी ग्रेटर देन 0। डेल्टा H पॉजिटिव है यानी हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या कंडीशंस हो सकती है, पहला हमारा टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हमारा बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं टेम्परेचर क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं, तो K का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। K का मान कब बढ़ेगा, जब प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़े। प्रोडक्ट की सांद्रता कब बढ़ेगी, जब हमारी अग्र दिशा में अभिक्रिया जाएगी, ठीक है। और क्या बोला है, दूसरा हम देखते हैं प्रेशर। तो बच्चों में प्रेशर क्या करना है, मेरे को घटाना है। अगर मैं प्रेशर घटाऊंगा तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम किधर की तरफ बढ़ेगा, जिधर गैस के मोलों की संख्या ज्यादा होगी। तो इधर 3 है, इधर 4 है, तो अग्र दिशा में चली जाएगी, ठीक है। इसके लिए डेल्टा Ng का मान क्या है बच्चों, ग्रेटर देन 0 है। और बात करें तो कंडीशंस में और क्या डाल सकता हूं मैं, वॉल्यूम मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, बढ़ाना पड़ेगा। वही वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो किधर की तरफ वॉल्यूम बढ़ेगा, जिधर गैसियस कंपोनेंट ज्यादा होंगे। किधर गैसियस कंपोनेंट ज्यादा होंगे, फॉरवर्ड में भाई। अगला और क्या कंडीशंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, A और B जो है ना, A तथा B की सांद्रता अगर मैं क्या करूं, बढ़ा दूं तो भी मेरा फॉरवर्ड जाएगा। और लास्ट क्या है, अगर मैं C की सांद्रता को घटा देता हूं तो भी मेरा क्या जाएगा, ये फॉरवर्ड में जाएगा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हमें कंडीशंस देखनी थी कि भाई कौन सी कंडीशंस का अगर मैं इस्तेमाल करूं यानी फॉलो करता हूं तो मेरा उत्पाद जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा बन सकता है। ये हमें इस क्वेश्चन में बोला था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यदि टेम्परेचर बढ़ाएं तथा प्रेशर बढ़ाएं, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पर तथा प्रेशर बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा की तरफ जाती है। तो रिएक्शन लिख लेते हैं पहले तो बच्चों, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब वो क्या बोल रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये अग्र दिशा में जा रही है यानी K का मान बढ़ रहा है, यानी T समानुपाती हो जाएगा K के, यानी ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन बन जाती है। यानी इसके लिए डेल्टा H का मान क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 आएगा। क्लियर है, आगे बात करते हैं। अब क्या बोल रहा है, वो प्रेशर बढ़ाने पर भी अग्र दिशा में जा रही है। तो बच्चों अगर मैं प्रेशर को बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। वॉल्यूम कैसे घटेगा, जब मेरे प्रोडक्ट, अच्छा वॉल्यूम कैसे घट सकता है, जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। तो जिधर गैस के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उस दिशा में क्या होगी, हमारी अभिक्रिया जाएगी। तो अब ये बोल रहा है कि अग्र दिशा में अभिक्रिया जा रही है, यानी अग्र दिशा में गैस के मोल की संख्या क्या है, कम है, और पश्च दिशा में गैस के मोल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि A प्लस B जो है इनकी स्टाइकोमेट्री का योग C प्लस D से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्यादा होगा, ठीक है, और ये कम होगा तो तभी तो आपका क्या होगा, Ng डेल्टा Ng वैल्यू लेस देन 0 होगी, यानी वॉल्यूम प्रोडक्ट की तरफ हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर दोनों देखने पड़ेंगे बेटा, एक तो डेल्टा H पॉजिटिव और दूसरा A प्लस B ग्रेटर देन C प्लस D, यानी हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको हमारे चैनल पर हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ ही साथ उन वीडियोस को शेयर कीजिए। आप अगर उसको शेयर करेंगे तो हो सकता है कोई ज़रूरतमंद बच्चा हो जिसको वो वीडियो की काफ़ी रिक्वायरमेंट हो, तो वो उसको आपके शेयरिंग से देख सकता है, ठीक है बच्चों।
तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी पूरी मोशन टीम जो है वो आपके प्यार और स्नेह को देखते हुए काफ़ी मोटिवेटेड है और वो काफ़ी डेडिकेटेड है कि आपको अच्छे से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड कर सके ताकि आप उससे कुछ नया और अच्छा सीखें।